Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to Expert Classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम जिस तरह से आप 2nd सेमेस्टर का यूट्यूब पर को करिकुलर क्लास कंटिन्यू की हैं उसी तरह से हम लोगों का यानी 4th सेमेस्टर का भी क्लास आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो उन्हीं के डिमांड पर मैंने स्टार्ट किया है को करिकुलर 4th सेमेस्टर, जिसमें आप लोगों का पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। अभी तक मैं आप लोगों का एक लेक्चर शूट कर चुकी हूं जो कि आप लोगों को मिल गया है। आज मैं 2nd क्लास कंटिन्यू कर रही हूं स्टूडेंट। तो आइए, जैसे मैंने पूर्व क्लासेस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, यानी फिजिकल एजुकेशन से क्या आशय है या क्या समझते हैं आप। तो मैंने बताया आप लोगों को कि फिजिकल एजुकेशन वह है जो कि आपकी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास की एक विद्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। पूर्व क्लासेस में आप लोगों का ये मेरे द्वारा मिस हो गया था, तो आज मैंने इसको कंप्लीट किया है कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो शारीरिक शिक्षा होती है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक है आपका शारीरिक और दूसरा क्या है, शिक्षा। मैंने यहाँ पर लिखा है शारीरिक शिक्षा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है शारीरिक, दूसरा है शिक्षा। शारीरिक का मतलब क्या होता है कि शरीर से संबंधित विभिन्न क्रियाओं एवं गतिविधियां जो होती हैं वो शारीरिक से संबंधित। और शिक्षा का मतलब है आप लोगों का कि क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित जो है आपका शिक्षा का अर्थ होता है। तो इसको मिलाकर मैंने शारीरिक शिक्षा को मिलाकर संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं कि शारीरिक क्रिया कार्यकलापों के कार्यक्रम के व्यवस्थित व क्रमबद्ध निर्देशन एवं प्रशिक्षण से लिया जाना चाहिए, जो मनुष्य को शारीरिक रूप से विकसित करने व उसे बनाए रखने तथा शारीरिक शक्तियों के संचरण के लिए अत्यंत आपका आवश्यक है। ये मिलाकर मैंने दोनों शब्दों को मिलाकर एक संयुक्त अर्थ आपका बनता है। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ आप लोगों का शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बहुत से बच्चे उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब एक समझते हैं। जी नहीं, उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब एक नहीं होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच में जो भी हमारे स्टेप आएंगे वही हमारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन से जैसे बीपीएड कर लिए, बीपीएड करने के बाद एमपीएड कर लिए, एमपीएड के बाद आपको जैसे जॉब मिलती है। तो जैसे आपने क्या किया, पहले हाई स्कूल पास की, फिर इंटर पास की, फिर ग्रेजुएशन आपने पास किया, या ग्रेजुएशन के पहले भी आप बीपीएड ले सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड आपने क्वालिफाई किया, फिर एमपीएड किया, फिर जो वैकेंसी आई फिर आपने फॉर्म भरा, फिर तैयारी की, फिर एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम निकाला, फिर इंटरव्यू निकाला। तो निकालने के बाद तब क्या था, आपका उद्देश्य क्या था कि एक गवर्नमेंट जॉब। तो हमारा लक्ष्य क्या था, गवर्नमेंट जॉब था। लेकिन बीच में जो इतने सारे स्टेजेज आए या स्टेप आए, जैसे हाई स्कूल पास होना, इंटर पास होना, ग्रेजुएशन, बीपीएड, एमपीएड, फिर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना, तो ये सारे जितने जो आए थे वो हमारे क्या थे, उद्देश्य थे। और आपका लक्ष्य क्या था, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना था। ठीक है, तो ये आपका मतलब उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर है बेटा। ठीक है, आइए हम उद्देश्य देखते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो जैसे पहला उद्देश्य ही आपका क्या है, मानसिक विकास। फर्स्ट उद्देश्य क्या है आपका, मानसिक विकास। फर्स्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं कि हमारा स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन का पहला ही मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका मानसिक विकास। यानी
उनमें जैसे उनको उनकी तर्क शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, आप कैसे अपने मतलब तर्क शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे मतलब किसी चीज़ को खेल खेल में आप सीख सकते हैं, ये चीज़ें क्या है आपका इसमें है। दूसरा है आपका शारीरिक विकास यानी फिजिकल एजुकेशन, हम अपने शरीर को कैसे निरोग रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है वो कैसे अच्छे से क्रियाकलाप कर सके या उनमें आपस में कैसे समन्वय हो सकता है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, आपका फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, सामाजिक विकास। जैसे क्या है इसका मतलब सामाजिक विकास, ये आप छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे कोई प्लेयर है तो वो क्या करता है, वो बहुत लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब सारे प्लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे से परिचित होते हैं, पहले बार तो परिचित होते नहीं, धीरे धीरे परिचित होते हैं। तो जो ग्राउंड पे वो खेलते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या है, खेल का एक रूल्स होता है कि आप प्लेग्राउंड पर मारपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पे आप मारपीट, झगड़ा या अग्रेसिव होकर कोई काम को आप नहीं कर सकते। तो जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है तो उसमें क्या हुआ, मतलब आपकी मानसिक विकास को लेकर, यानी आप कैसे समाज में समायोजन कर सकते हैं, ये हमारा किस में पढ़ेंगे, बताया जाता है आपका सोशल डेवलपमेंट में बताया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य आपका सोशल डेवलपमेंट भी है। नेक्स्ट है आपका भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे इमोशंस तो बहुत हैं, जैसे नाराज़ होना, खुश होना, किसी पर प्यार आना, किसी पर गुस्सा आना, ये सब क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। तो जो फिज़िकल एजुकेशन है तो वो हमको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें भी हमारा फिजिकल एजुकेशन लेकर चलता है, ठीक है। इसलिए इसका एक उद्देश्य आपका भावनात्मक विकास भी हो गया। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। तो ये तो आपका मुख्य है, स्वास्थ्य का विकास जो है फिजिकल एजुकेशन का एक मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी को कैसे फिट रखना है, कैसे निरोग रखना है, और कौन कौन से हम एक्सरसाइज करेंगे जिसके द्वारा हमारा इस बॉडी का ये पार्ट जो है एक्टिव होगा। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, आपका डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ में पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास में यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये सब में मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है हमेशा, आपके इसमें आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे स्टूडेंट, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, आपको दे देगा मानसिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, और डी ऑप्शन दे दिया, आप मान लीजिए सी ऑप्शन दे दिया दोनों और डी ऑप्शन दे दिया उनमें से कोई नहीं। तो हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि फिजिकल मेंटल दोनों क्या है, आपके शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ये 5 पॉइंट्स आप इसको याद रखिएगा, ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी आप लोगों को मैं लक्ष्य भी करा दे रही हूँ। आइए स्टूडेंट, अब हम लक्ष्य को समझते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने उद्देश्य के बारे में बताया, अब मैं लक्ष्य कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे देखिए शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य यानी एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का बनता है कि सर्वप्रथम फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य किसने दिया था और किस सन में दिया गया था। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य यानी एम्स किसने बताया था और किस सन में बताया था, ये पहला क्वेश्चन ही आपके यहाँ से बनता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम इसको बताया गया था या लाया गया था।
इसको किसने दिया था, इस शब्द लक्ष्य को किसने बताया था, तो डूडले और सार्जेंट ने बताया था। किसने बताया था, डूडले और सार्जेंट ने बताया था। ये आपका इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य किस सन में आया या कौन से किस राइटर ने इसको लेकर आया था। तो आप क्या बताएंगे कि 1880 ईस्वी में सबसे पहले क्या था, 1880 ईस्वी में आपका फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य को लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था, तो डूडले और सार्जेंट के अनुसार। उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, उनके द्वारा मतलब क्या बताएगा, उनके अनुसार क्या कथन था। तो उनके अनुसार कथन था कि स्वास्थ्यकर, शिक्षाप्रद, निदात्मक एवं मनोरंजनात्मकता ही शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है। यानी उन्होंने अपने लक्ष्य में कौन कौन से शब्द को जुड़ा था। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि डूडले तथा सार्जेंट ने लक्ष्य के संबंध में ये शब्द का प्रयोग किया था, तो जिसमें आपको दे देगा निदानात्मक और मनोरंजनात्मकता। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, तो अब आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे कि डूडले तथा सार्जेंट के अनुसार जो था निदानात्मक और मनोरंजनात्मक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, लक्ष्य के लिए किया गया था स्टूडेंट। आइए उसी तरह से हर बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया कि मतलब मेरे अनुसार ये मत है कि जो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है उसमें 5 तत्व होने चाहिए, 2 तत्व होने चाहिए, 3 तत्व होने चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को 5th या 6th विद्वानों का मत जो है अभी आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे पहला मत है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा। एग्नेस स्टूडले के अनुसार क्या था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य में हम 5 तत्वों को शामिल करते हैं, या मेरे द्वारा 5 तत्व हैं या 5 तथ्य हैं। ठीक है, तथ्य और तत्व दोनों पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 5 शब्दों को लिया। जैसे मान लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, पहला उनका क्या था आपका कि स्वास्थ्य शारीरिक या इंद्रिय विकास है, पहला हो गया। दूसरा है आपका मानसिक एवं भावनात्मक विकास को उन्होंने शामिल किया। तीसरा किया सामाजिक विकास। चौथा है पेशी तंत्र विकास। और 5वां क्या है आपका बौद्धिक विकास। यानी उनके द्वारा 5 एलिमेंट्स लिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कौन कौन सा, स्वास्थ्य शारीरिक या इंद्रिय विकास उनके अंतर्गत आता था, मानसिक एवं भावनात्मक विकास आएगा, और तीसरा हो जाएगा पेशी तंत्र विकास, चौथा हो जाएगा सामाजिक विकास, और 5वां क्या हो जाएगा बौद्धिक विकास। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट की एग्नेस स्टूडले के अनुसार लक्ष्य के कितने तत्व, या एग्नेस स्टूडले ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने साधन का प्रयोग किया है, उनकी संख्या क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि उनकी संख्या 5 है स्टूडेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये। फिर दूसरा है आपका ओबर्ट, यूफर एवं अल्रिच के अनुसार। ठीक है, ओबर्ट, यूफर एंड अल्रिच के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि उनके अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति के कितने साधन हैं, तो 2 है, तत्कालिक उद्देश्य और दूसरा क्या है दीर्घकालिक उद्देश्य। ठीक है, पहला क्या है आपका तत्कालिक उद्देश्य और दूसरा क्या है दीर्घकालिक उद्देश्य। तो तत्कालिक का मतलब क्या होता है कि तुरंत। ठीक है, जैसे अभी हमें प्यास लगी, पानी पीना, तुरंत हमने पानी पी लिया, ठीक, जाना नहीं है कहीं। लेकिन हाँ, अगर हम ये सोचे तो ये क्या हुआ, मेरा तत्कालिक उद्देश्य में आया। प्यास लगी, तुरंत गिलास उठाया, पानी पी लिया, ये क्या हुआ हमारा तत्कालिक। लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं हमें गंगा जी में जाकर स्नान करना है, तो अब क्या हुआ, वो मेरा थोड़ा दूरी 1 घंटा 2 घंटा समय लगेगा जाने आने में, तब ना हम स्नान करेंगे, तो वो क्या हुआ दीर्घकालिक उद्देश्य हो गया। ठीक है, तत्कालिक मतलब तुरंत, इसमें क्या होता है टाइम की शॉर्टेज, यानी टाइम कम समय लगता है, और दीर्घकालिक में क्या होता है वो बहुत लंबा समय लेता है। ठीक, नेक्स्ट जैसे आप देख लीजिए, इसमें तत्कालिक उद्देश्य में उन्होंने क्या क्या दिया, तो उनका था कि क्रियाओं में दक्षता, जैविक उपयोगिता और तात्विक मनोरंजन। ठीक है, आपका यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ओबर्ट यूफर
ओवर्ट यूफर के तत्कालिक उद्देश्य में शामिल है। ओवर्ट यूफर एवं अलरिच के तत्कालिक उद्देश्य में शामिल हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या उसमें आपको दे देगा ऑप्शन में, क्रियाओं में दक्षता, जैविक उपयोगिता, ठीक है, तीसरा दे दिया मनोवैज्ञानिक, और चौथा दे दिया आपका सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे, और पांचवा मान लीजिए ए और बी दोनों दे दिया, तो हमारा 5 ऑप्शन है, तो हम ए और बी दोनों पर जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है दीर्घकालिक उद्देश्य, जैसे मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं और सामाजिक नियंत्रण, ये सब क्या आते हैं आपके दीर्घकालिक उद्देश्य में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकता है, कभी कभी क्या होगा, ये जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो भी पहले दे, जैसे मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं एवं सामाजिक नियंत्रण शामिल हैं या किसके अंतर्गत आते हैं, किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि दीर्घकालिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा है हमारा ब्लूम एवं कैथवल तथा उनके साथियों के अनुसार। तो ब्लूम तथा कैथवोल ने क्या किया था, जो लक्ष्य हैं उनको 3 भागों में बांटा था। इनके अनुसार कितने तत्व थे शामिल, उसमें 3 तत्वों को उन्होंने शामिल किया। पहला क्या है आपका संज्ञानात्मक, ठीक है, पहला क्या है संज्ञानात्मक, दूसरा है आपका भावनात्मक, और तीसरा क्या है मनोप्रेरक। तीसरा क्या था आपका मनोप्रेरक, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 3 तत्वों को शामिल करने वाला लक्ष्य है जो कि दिया गया था, ठीक है। तो क्या उसमें ऑप्शन दे देगा, एग्नेस स्टूडले दे दिया, अलरिच दे दिया, ब्लूम एम क्रैथवेल, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम किस पे जाएंगे, ब्लूम एम क्रैथवेल के जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहला बताया संज्ञानात्मक शब्द में उन्होंने किसको शामिल किया उनके द्वारा। तो संज्ञानात्मक शब्द को उन्होंने दिखाया कि समझ, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो इतने शब्द जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने भावनात्मक को भी शामिल किया, तो उसमें क्या था, व्यवहार और प्रेरक कौशल। व्यवहार और प्रेरक कौशल है शामिल है किस लक्ष्य में। तो हम क्या बताएंगे कि भावनात्मक में जो है आपका व्यवहार और प्रेरक कौशल शामिल है। तीसरा आपका मनोप्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से उन्होंने लिया, तो रुचि, दृष्टिकोण, उपयोगिता और प्रशंसता, या मान के चलिए जैसे कोई हमें तारीफ करता है, वो सब किस में आया, मनोप्रेरक में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें करीब आपके लक्ष्य में मुझे लगता है 6 या 7th विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, जिसमें से हमने आपको 3 जो इम्पोर्टेंस थे उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा भी 2 हम और बता दे रहे हैं उसको, लेकिन ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और इसे लिख लीजिए। ये स्टूडेंट इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चौथा है आपका जे.आर. शर्मन के अनुसार। तो जे.आर. शर्मन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लक्ष्य को 6 वर्गों में बांटा, जिसमें आपका पहला है जैविक क्रियाओं में नियंत्रण एवं भागीदारी के अवसर प्रदान करना। दूसरा है शरीर का जैविक क्रिया विकास करना। तीसरा है क्रियाओं के प्रति निपुणता तथा खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। चौथा है वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण व व्यवहार विकसित करना। 5वां है उचित स्वास्थ्यजनिक व्यवहार एवं अभ्यास विकसित करना। 6वां है भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये 6 पॉइंट्स जो किसके अनुसार दिए गया था, जे.आर. शर्मन के अनुसार दिया गया था। फिर अगला है आपका चार्ल्स ए बूचर के अनुसार। तो चार्ल्स ए बूचर जो थे उन्होंने लक्ष्य को कितने वर्गों में बांटा स्टूडेंट, तो 5 वर्गों में बांटा है। तो पहला है शारीरिक विकास लक्ष्य। दूसरा क्या है, हरकत एवं मानसिक विकास लक्ष्य। तीसरा है सामाजिक विकास लक्ष्य। चौथा है हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता का विकास लक्ष्य। 5वां है प्रभावी विकास लक्ष्य। ठीक है, तो ये 5 जो थे वो चार्ल्स ए बूचर के अनुसार थे और 6 जो थे वो किसके अनुसार थे, आपके जे.आर. शर्मन के अनुसार थे। ठीक है स्टूडेंट, तो लक्ष्य और उद्देश्य आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा।
तो प्लीज़ इसे राइट डाउन कर लीजिए और जितने हैं टू द पॉइंट्स इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से पॉइंट्स उठाकर दे देगा। जैसे हरकत शब्द, देखिए हरकत शब्द कुछ हम याद करने की ट्रिक, जैसे कैसे को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। तो जो हरकत शब्द आया है अभी तक किसी विद्वान ने नहीं कहा था। ये हरकत शब्द किस में आया था? चार्ल्स ए बूचर के में आया। और दूसरी बात इसमें क्या देखेंगे कि विकास का लक्ष्य, ठीक है, शारीरिक विकास का लक्ष्य, मानसिक विकास का लक्ष्य, कार्य क्षमता विकास का लक्ष्य, प्रभावी, ये जितने भी विकास लक्ष्य शब्द आ रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? चार्ल्स एम बूचर के अनुसार आ रहे हैं। फिर उसी तरह से आप इसमें जैसे देख लीजिए तो इसमें भी कोई आपको एक लाइन उठा के दे देगा, जैसे भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास। तो भावनात्मक आपका ब्लूम में भी आया था, लेकिन भावनात्मक ब्लूम में आया था जरूर, लेकिन उसमें क्या था, भावनात्मक उसने अलग फिर व्यवहार और क्या है प्रेरक कौशल से जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास है। तो ये किसका है? J.R. शर्मन के अनुसार है। तो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी आप लोगों को लेट मिले, लेकिन मिल जाएगी। ओके, तो परेशान मत होइएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग मेरे क्लासेस को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे को करिकुलर में होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। वो भी घर बैठे बैठे अपनी को करिकुलर की तैयारी को बेहतर अंजाम दे सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके स्टूडेंट। ओके, प्लीज़ राइट डाउन स्टूडेंट और अपना ध्यान रखिएगा।